जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोग को इन्वायरमेंट साइंस वाला सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और इन्वायरमेंटल साइंस के इंटरनल एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी गई है जो कि 1 या 2 दिन बाद ही है। और हमने इन्वायरमेंट साइंस को बड़ी अच्छी तरह से कवर करा दिया है और एग्ज़ाम में आने वाले जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम के मीन्स जो इंटरनल एग्ज़ाम के लिए पढ़ाए गए हैं और बाकी बचे हुए टॉपिक जो हैं वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम में आएंगे। तो जैसा कि पहला जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो नेचुरल रिसोर्स का पढ़ाया है। नेचुरल रिसोर्स का आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो इसमें से क्वेश्चन जो आने के चांस होते हैं जैसे कि व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्स, मतलब नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्या डेफिनेशन है नेचुरल रिसोर्स की, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हैं और कौन कौन से हैं, मतलब कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या क्या है और इसके एग्जाम्पल के साथ आपको प्रॉपर डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके साथ ही जो मैंने उसमें नेचुरल रिसोर्स में ही एक अगला टॉपिक पढ़ाया है फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, इस तरह से चीज़ें कुछ पढ़ाया है मैंने। तो फॉरेस्ट रिसोर्स जैसे है तो फॉरेस्ट रिसोर्स क्या होता है, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, इन सारे टॉपिक में आपको प्रॉपर डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या अंतर है इनमें और एक किस तरह से फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए सहायक है और फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन के लिए भी कुछ कारक हैं जो कि किस तरह से यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। इसके बारे में आपको प्रॉपर डेफिनेशन पता होना चाहिए। साथ ही एक इकोसिस्टम वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, अभी लेटेस्ट ही पढ़ाया था। इकोसिस्टम से भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन आएंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या है, इसके साथ इकोलॉजिकल नीड्स क्या होते हैं। जैसे कि इकोलॉजिकल नीड्स वो होते हैं जो कि इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्या सिचुएशन है, वो कहाँ पे स्टे करते हैं, उसे कहते हैं इकोलॉजिकल नीड्स। तो इस तरह के टॉपिक आपको एग्जाम में आएंगे। और साथ ही इकोसिस्टम की बात करें तो व्हाट इज इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। इसके बाद व्हाट इज द प्रोड्यूसर, मीन्स इकोसिस्टम का पार्ट है, प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या होते हैं और साथ में प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट किए जाएंगे, आप इसके लिए रेडी कर लें। और ये हम सिलेबस जो कि ऑलरेडी क्लास में कवर करा दिए, जो स्टूडेंट आ रहे थे क्लास में उनको तो अवेयर होंगे सारे टॉपिक से और डिटेल में उनको पता होगा टॉपिक। एंड इसके बाद ये भी पता होना चाहिए आपको कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोसिस्टम के। जैसे कि 2 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इसमें एबायोटिक बायोटिक क्या है और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये आपको प्रॉपर अवेयर होना चाहिए इससे रिलेटेड। इसके बाद मैंने एक टॉपिक पढ़ा है जो कि पॉल्यूशन वाला चैप्टर है। पॉल्यूशन से आपको डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशंस बताए गए हैं, जैसे कि वाटर पॉल्यूशंस हो गया, एयर पॉल्यूशंस, सॉइल पॉल्यूशंस, मेराइन पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक को आपको पढ़ लेना है और प्रमुख रूप से आपको वाटर पॉल्यूशन अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वाटर पॉल्यूशन, इसमें से जो क्वेश्चन वाटर पॉल्यूशन से जो भी टॉपिक है, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, क्या क्या काजेज है इसके, इफेक्ट क्या है वाटर पॉल्यूशन का, काज मतलब होता है कारण क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या पड़ता है आपका लाइफ में या कि इकोसिस्टम में क्या इफेक्ट है वाटर पॉल्यूशन का। इसके बाद इसके कंट्रोल मेजर्स क्या है, इसको आपको प्रॉपर टू द पॉइंट वहाँ पे एग्जाम में लिखने की जरूरत पड़ेगी। और साथ में इसमें इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया। तो बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से, जो कि मैंने ऑलरेडी क्लास में कवर करा दिया है। इसके साथ ही जो वाटर पॉल्यूशन से उससे होने वाले जो न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा चले जाते हैं, दूसरे कौन कौन से डिजीज होते हैं, जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम कैसे होता है, नाइट्रेट टॉक्सिसिटी से होता है, इटाई कैसे होता है, कैडमियम टॉक्सिसिटी से होता है। इसी तरह से मीना माता डिजीज मरकरी से होता है, टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आप अवेयर होना चाहिए, जो कि आपको आंसर में प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। कोई किसी भी एस्पेक्ट में अगर मान लो वाटर पॉल्यूशन पूछते हैं तो उसमें भी एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन के डिफरेंट काजेज क्या हैं, कारण क्या हैं और इफेक्ट क्या है इनका और कंट्रोल मेजर्स क्या क्या है। साथ ही मेराइन पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और हमारे लिए जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू सबसे महत्वपूर्ण पॉल्यूशन होता है वो सॉइल पॉल्यूशन होता है, मृदा पॉल्यूशन, मृदा का प्रदूषण कैसे होता है। तो सॉइल पॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए क्या क्या कारण है इसके, किस तरह से होता है
जैसे कि फर्टिलाइजर का ओवर यूज करने से होता है, लैंड्स में कोई भी सॉलिड वेस्ट को डिपोज कर देने से होता है, और भी इस तरह के बहुत सारे इसके फैक्टर्स जो मैंने पढ़ा चुका आपको एग्जाम में पढ़ा चुका ऑलरेडी क्लास में, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर अवेयर होना चाहिए। तो सॉइल पॉल्यूशन एक एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सॉइल पॉल्यूशन के बारे में हमें उसके काजेज, इफेक्ट्स क्या हैं उसके, मतलब क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं लाइफ में, मिट्टी में क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके साथ इसको किस तरह से हमें कंट्रोल करना है, हमें कंट्रोल मेजर्स इसके बारे में वहाँ पे लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर आते हैं क्वेश्चन। तो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था पॉल्यूशन वाले एयर पॉल्यूशन के अंदर होता है ग्राउंड लेवल ओजोन। तो यह कि आपको पता है कि ओजोन हमारा एक सुरक्षा कवच का काम करता है अगर स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, लेकिन अगर ट्रोपोस्फीयर में होता है, हमारे ग्राउंड सरफेस में होता है, तो इस प्रकार से ये जो होता है ओजोन, ये पॉल्यूटेंट्स का काम करता है। तो हमें पता होना चाहिए ग्राउंड लेवल ओजोन किस तरह से हानिकारक है ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स लाइफ के लिए। इसी तरह से नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ा है, जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत अच्छा है, जो एयर की क्वालिटी को इंडिकेट करता है कि एयर कितनी पॉल्यूटेड है, किस तरह से पॉल्यूटेड है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कब लॉन्च हुआ था, किसने लॉन्च किया था, ये सारी चीज़ आपको प्रॉपर अवेयर होना चाहिए। इसके साथ ही वाटर पॉल्यूशन का ही एक पार्ट होता है यूट्रिफिकेशन। तो यूट्रिफिकेशन वाला भी चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए। यूट्रिफिकेशन किस तरह से होता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो यूट्रिफिकेशन करते हैं, और प्रॉपर यूट्रिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है। तो इस तरह से आपको सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी क्लास में कवर करा चुके हैं, और ये हमारा इंटरनल एग्जाम में वो पोर्शन है हमारे सिलेबस का जो कि इंटरनल एग्जाम का पार्ट है। और एग्जाम का मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसमें 5 क्वेश्चन होंगे ए पार्ट में। 5 क्वेश्चन में से आपको 3 करना होगा जो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग टाइप के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। आपको उसमें बहुत कम भी नहीं लिखना और बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, आपको एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आंसर देना है। साथ में अगर कहीं पॉसिबल हो तो डायग्राम बनाइए, आप फ्लो चार्ट का यूज करिए आप, और आपको हिंदी और इंग्लिश का कोई बैरियर नहीं रहेगा। वहाँ पे आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट है उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दीजिए। आपको अगर हिंदी में आता है तो आप हिंदी से लिखिए, आपको इंग्लिश से आता है तो आप इंग्लिश से लिखिए, लेकिन आपको आंसर वहाँ पे प्रॉपर लिखना है। दूसरा जो बी पोर्शन है उसमें हमारे क्विज टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, और 10 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे वहाँ पे, और एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होगा। तो इसी तरह से हमारे एग्जाम का पैटर्न रहेगा ये। तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि एक तो इकोसिस्टम वाला चैप्टर हो गया, दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं,